अभी 2-10 को मृत्यु हो जाती है, तथाकथित हत्या भी कहेंगे इसे। वहाँ की वार्डन की लापरवाही नहीं कही जाएगी, कानून को धज्जी उड़ाने की बात कही जाएगी। पोस्टमार्टम तो बिना न्यायालय के परमिशन के बिना करवा दिया गया। दादागिरी के बल पे सारे कानून की धज्जी उड़ाते हुए उनका एक माइनर लड़की से दस्तखत करा करके हस्ताक्षर लेकर न्यायालय को भेज देती है। कोई परमिशन देती है उसके पहले ही पोस्टमार्टम करके इत्मीनान हो जाती है आनन फानन में, ताकि न्यायालय से पहले ये इक्विट हो जाए। इसको काम तमाम करना है। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार काबिज है। लगातार नीतीश कुमार के तरफ से यह दावा वादा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है। विगत कुछ साल पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है और इस पूरे मामले में बिहार सरकार की किरकिरी भी होती है। लेकिन हालिया दिनों में पटना गाय घाट शेल्टर होम लगातार सुर्खियों में, जिस प्रकार से पीड़िता ने वहाँ की वार्डन वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए और सीधे तौर पे कहा कि वंदना गुप्ता बच्चियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाती है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता महिला थाने गांधी मैदान थाने जाती है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद इस पूरे मामले को लेकर पटना के महिला थाने में 2 पीड़िता का एफआईआर दर्ज किया गया। लेकिन आप समझ सकते होंगे कि वंदना गुप्ता का रुतबा इस कदर था कि इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता लगातार चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन थानों का चक्कर लगाती रही। लेकिन समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो क्लीन चिट जारी किया गया वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला था। कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद इस पूरे मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। लेकिन वंदना गुप्ता की कलंक कथा जो है वो यही नहीं रुकी, एक मामला सासाराम से भी जुड़ गया। कुछ साल पूर्व जिस प्रकार से संजीदा खातून और डिम्पल चौहान प्रेम विवाह करते हैं, इस पूरे मामले के बाद संजीदा खातून नाबालिग थी और उसे पटना के गाय घाट शेल्टर होम में भेज दिया गया था। लेकिन जिस प्रकार से संजीदा खातून की संदिग्ध अवस्था में पटना शेल्टर होम में ही मौत हो जाती है, उसके बाद उनके तमाम जो परिजन हैं वो तमाम गंभीर आरोप लगाते हैं। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ वरीय अधिवक्ता डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को, इस केस को देखने का काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि वंदना गुप्ता अपने आप को कोर्ट से भी ऊपर समझती थी। किस प्रकार से कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, तमाम चीज़ों को समझेंगे और तथ्यों के आधार पे आपको बताने का भी काम करेंगे। सर, वंदना गुप्ता पटना गाय घाट शेल्टर होम की संचालिका हैं या वार्डन कह लीजिए, लेकिन हालिया दिनों में लगातार सुर्खियों में। किस प्रकार से पीड़िता ने आरोप लगाया कि वो बच्चियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाती है। तमाम मामले को लेकर समाज कल्याण विभाग आनंद फानन में क्लीन चिट भी जारी कर देता है। डीएम के पास जाती है, डीएम नहीं सुनते। लेकिन कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद एफआईआर अब 2 पीड़िताओं का दर्ज कर लिया गया। एक मामला संजीदा खातून का भी था, जो 2 अक्टूबर 2021 में संदिग्ध अवस्था में शेल्टर होम में उसकी मौत हो जाती है। आखिर आपको नहीं लगता है सर कि जुडिशियल में किसी की मौत हो जाना, इस पूरे घटनाक्रम में जब कोर्ट बच्ची को बुला रहा था, संजीदा खातून को बुला रहा था, तो वो कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रही थी। आखिर पूरा मामला क्या था? आप कानून के अच्छे जानकार हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, कितना संगीन अपराध समझते हैं जज की बात ना मानना, कोर्ट की बात ना मानना? देखिए, ऐसा है, संजीदा खातून और डिम्पल चौहान का मामला मेरे पास था। वो कोचस PS 214/2018 था, पॉक्सो 23/2014 इसका नंबर था। उसका ट्रायल ADJ 6 सासाराम में चल रहा था। वाकया यह था कि 4/5/2018 को जुगल जोड़िए शादी के नियत से चले जाते हैं। उसमें प्राथमिकी दर्ज होता है। बाद में दोनों न्यायालय में उपस्थित होते हैं। लड़की माइनर थी, नाबालिग थी, तो उसे शेल्टर होम में, गाय घाट शेल्टर होम में भेज दिया जाता था। खैर, यहाँ तक तो सब प्रॉपर्ली चल रहा था। देन क्या हुआ कि उसके बाद वो लगातार शेल्टर होम में रहती। वो प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, लेकिन उनका रख रखाव प्रॉपर्ली शेल्टर होम में नहीं हो रहा था। इसकी सूचना कई बार पीड़िता ने न्यायालय को भी दी थी। खैर, 16/10/2020 को विक्टिम की मां पीड़िता न्यायालय में एक आवेदन देती है कि पीड़िता को मुझे कस्टडी में दे दी जाए। 17/10/2021 को न्यायालय ने उनको पत्र लिखता है वहाँ की वार्डन को कि उनको उपस्थित किया जाए और ताकि उनकी सहमति ली जाए। लेकिन वहाँ की वार्डन ने अपनी मनमानी ढंग से दादागिरी के बल पे सारे कानून की धज्जी उड़ाते हुए न्यायालय में उपस्थित करने के बजाय, प्रोड्यूस करने के बजाय
उनका एक माइनर लड़की से दस्तखत करा करके हस्ताक्षर लेकर न्यायालय को भेज देती है। ये खुल्लम खुल्ला न्यायालय के आदेश की अवज्ञा ही नहीं, धज्जी उड़ाना है। खैर, जो भी हुआ यहीं नहीं रुका। ये केस ट्रायल के स्टेज में था, सुनवाई के दौरान था, विक्टिम की गवाही के प्रक्रम में था। 4/11/20 को ट्रायल कोर्ट ADJ 6 द्वारा सम्मन की जाती है कि पीड़िता को प्रोड्यूस की जाए गवाही के लिए। 4 को नहीं लाती हैं। देन 4/2/21 को डेट पोस्ट होता है, उस दिन नहीं लाती हैं। 23/2/21 को नहीं लाती हैं। 8/3/21 को अगले डेट को नहीं लाती हैं। 23/3/21 को विक्टिम को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। 19/4/21 को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। 15/4/21 को उसको नहीं लाया जाता है। 25/8/21 को ADJ 6 के न्यायालय ने SHO कोचस को गंभीरता से लिखता है शोकॉज की, उसे जैसे हो रिमांड होम से एविडेंस के लिए लाया जाए। फिर भी नहीं लाया जाता है। 17/9/21 को SP के माध्यम से सम्मन किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में विक्टिम को न्यायालय में प्रस्तुत की जाए, लेकिन नहीं लाया जाता है। लेकिन 17/9/21 को क्या होता है कि जैसे ही SP को नोटिस जाती है, सम्मन जाता है और अगला डेट 23/10/21 डेट तिथि नियत की जाती है। इसी बीच 2/10/2021 को उसकी मृत्यु हो जाती है। 2/10/21 ही है ना, ठीक है, 2/10/21 को मृत्यु हो जाती है। ओवरऑल कहा जाए मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक कॉन्स्पायरेसी के तहत उसकी हत्या की गई है। ऐसे तो मैं लीगल पर्सपेक्ट में कहूँगा, अगर इंटायर सिनारियो पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो पूरे मामले में सारे तथ्यों को उन्होंने छुपाया है। वहाँ की जो रिमांड होम की वार्डन है, तथ्यों को छुपाया है। अभी 2/10 को मृत्यु हो जाती है, तथाकथित हत्या भी कहेंगे इसे। लेकिन इसकी सूचना 3/10 को न्यायालय को अभी प्राप्त होता है। 2/10 के तिथि में वो एक पत्र लिखती हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण वो बताती हैं कि NMCH में बीमारी के दौरान, इलाज कराने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। रीजन बताती हैं ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन किसी दूसरे पत्र में ये लिखती हैं कि वो काफ़ी दिनों से बीमार थी तो क्या कर रही थी वो? क्या न्यायालय को सूचना देने के काबिल नहीं थी, या उचित नहीं समझती थी कि मैं न्यायालय को ये जवाब दे दूं या सूचित कर दूं, इंटीमेट कर दूं कि वो लड़की बीमार है, मैं उनका इलाज अमुक डॉक्टर के पास या अमुक अस्पताल में करा ले। लेकिन ऐसा नहीं किया। वो बहुत कंट्राडिक्टरी है। एक जगह काफ़ी दिनों से बीमार थी, जिसका मैं अन्यत्र इलाज करवा रहा था किसी अस्पताल में, नाम नहीं है उसका, हॉस्पिटल का नाम होगा, बाद में अगर कहेंगे मैं दे दूंगा डिटेल्स, और थोड़ा सा दूर रखिएगा। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और लेकिन लास्ट 2 अक्टूबर को जिस दिन मृत्यु होती है, उस दिन कहती है कि अचानक बीमार पड़ गई। NMCH में ले जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। बड़ा अजीब सी कंट्राडिक्शन है भैया। क्या कौन सही है, क्या गलत है? तुम तो अपने फंस रही हो, सही तो बताओ। 3/10 को पत्र लिखती है कि भाई जिसकी मृत्यु होती है पीड़िता, अब उसको हम लोग मृतिका भी कहेंगे, मृतिका का पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दी जाए। पत्र लिख करके अपनी औपचारिकता निभा देती हैं। लेकिन बिना न्यायालय से कोई परमिशन मिले या कोई जब तक कोई ऑर्डर करती, कोई परमिशन देती, उसके पहले ही पोस्टमार्टम करके इत्मीनान हो जाती है आनन फानन में। चूँकि मामला गंभीर था, मामला जुडिशियल कस्टडी का था। लेकिन जुडिशियल कस्टडी के संबंध में जो 176 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोविज़न है, उसका कहीं भी कॉम्प्लायंस नहीं किया गया। जुडिशियल कस्टडी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सबसे गंभीर बात है कि 11 डेट कंटिन्यूसली लगातार बुलाया गया। क्या कर रही थी वो मैडम कि उपस्थित नहीं की? चूँकि उपस्थित करना नहीं चाहती थी, चूँकि उस लड़की की उम्र 18 साल कंप्लीट हो गया था 15/4/2021 को। वो जानती थी कि मैं इसके साथ गलत हुआ है, ये बाहर जाने वाली हैं, ये बाहर जाएंगी तो मेरा पोल खुलेगा। क्योंकि कई बार उन्होंने वहाँ की घटना से उन्होंने अवगत करा रखा था। लेकिन एट लास्ट जो SP के माध्यम से 17/9/21 को जब पत्र जाता है सम्मन गवाही के हेतु, तो इसी बीच 2/10 को उसको मृत्यु डिक्लेयर कर दी जाती है।
लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल है सर कि जिस प्रकार से 11 बार जज बुलाते हैं, हर एक आदेश की अवहेलना करती है, आखिर इतना हिम्मत इसके पास आया कहाँ से? और जो भी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है कि एक बार अगर जज बुलाएंगे तो नहीं इग्नोर किया जा सकता है, या इग्नोर कर रही थी वो, लेकिन 11-11 डेट को वो आई नहीं। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो पीड़िता की माँ ने सीधे तौर पे आरोप लगाया, एक बात ये भी बताया कि जब भी वो मिलने जाती थी, 2.5 साल उनकी बेटी शेल्टर होम में रही, कभी मिलने नहीं दिया गया, और जब पोस्टमार्टम कराया जा रहा था उस समय 5,000 रुपया वंदना गुप्ता ने दिया। 5,000 रुपया मांगा गया है तो मैं नहीं जानता, क्योंकि परिजनों से मैंने मिला नहीं हूँ, इस बारे में मैं नहीं बताया। जो लीगल चीज़ है, जो लीगल प्रोसीजर की जो बातें हैं मैं कहूँगा, लेकिन जो फैक्ट ये है कि 11 डेट को कंटिन्यूसली सम्मन जाता है, बार बार बुलाई नहीं जाती है, और वहाँ की वंदना गुप्ता उसे नहीं भेजती हैं। ये घोर वहाँ की वार्डन की लापरवाही नहीं कही जाएगी, कानून को धज्जी उड़ाने की बात कही जाएगी। इस पूरे मामले पे जज साहब को तो संज्ञान लेना चाहिए था कि अगर बुलाया जा रहा है तो ये अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझ रहे हैं। आप देखिए, प्रायर ट्रायल कोर्ट ये करती है कि गवाह को बुलाना, एक सुपरिटेंडेंट है, बहुत लोगों को देखना होता है, इसलिए उसे न्यायालय गंभीरता से नहीं लेती। न्यायालय क्या ये अपेक्षा कर रही थी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी? कभी तो सोचा नहीं था। लेकिन 11 डेट को लगातार बुलाना जाना और नहीं उपस्थित करना, उसके बाद उसको मृत्यु करवा देना या हत्या करवा देना, ये घोर उस चीज़ का द्योतक है कि 11 डेट उपस्थित नहीं करती है, लास्ट एसपी के द्वारा सम्मन जाता है और उसको अल्टीमेटली लाना पड़ता है, इसलिए बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हमारा नहीं कहना है, जिसने भी वंदना गुप्ता के खिलाफ मुंह खोलना चाह रहा उसका मुंह बंद कर दिया गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पीड़िता नंबर 1, उसके हाथ पूरे तरीके से कटे थे, जिस प्रकार से तमाम आप बीती को बताने का काम किया। पीड़िता नंबर 2, अगर वहीं संजीदा खातून की बात कर ली जाए तो संजीदा खातून भी बहुत कुछ जानती थी। अगर वो कोर्ट में प्रस्तुत होती तो बहुत कुछ सच्चाई जो है, अंदर की चीज़ें बाहर आ जाती। ऐसा था कि वो मैच्योर हो गई थी, 18 साल पूर्ण कर ली थी। ऐसी स्थिति में वहाँ की वार्डन ये जान रही थी कि अब यहाँ से जाने वाली हैं, यहाँ का सारा जो काला कारनामा है उसका पर्दाफाश हो जाएगा, इसे बाहर जाने देने के बजाय, ताकि न्यायालय से पहले ये इक्विट हो जाए, इसको काम तमाम कर दिया। इंटायर सिनारियो को एक कहा जाता है लीगल टर्म में सर्कमस्टांशियल एविडेंस। पूरे घटनाक्रम को परिस्थितिजन्य साक्ष्य, उसका एक बार अवलोकन कर दें, एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी डायरेक्टली संलिप्तता है। सर सब कुछ तथ्यों के आधार पे आपने रखा कि किस प्रकार से कोर्ट बुलाता है, नहीं जाती है। अब आगे की जो प्रक्रिया है, ऐसे लोगों पे किस प्रकार से कार्रवाई करे जो अपने आप को कोर्ट से ऊपर, आप बता रहे थे कि क्रिमिनल रीड भी इसको लेके आ। देखिए, एक्चुअली में इसमें तो जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई थी, इसमें न्यायालय द्वारा इनके आवेदन पे, विक्टिम के परिजन के आवेदन पे, उसको बाद में अब हम लोग मृतका के कहें तो ज़्यादा उचित होगा क्योंकि वो डेथ कर गई हैं। मृतका के आवेदन पे HRC ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी लिखा गया, उसका लेटर नंबर है, वो कोर्ट के माध्यम से गया। बहुत अचंभित होता है कि न्यायालय भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को, ट्रिब्यूनल को लिखती है। आप एक जुडिशियल ऑफिसर हो, ट्रायल कोर्ट हो, मैं न्यायालय पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बड़ा अटपटा लगता है ये। HRC को लिखा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को, आपको वाइडर पावर है कि डायरेक्टली जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, उस पर कार्रवाई करें। अब ऐसा नहीं होता है तो टिप्पणी करना, ऑनरेबल कोर्ट का मामला है, थोड़ा सा पता, लेकिन ये जुडिशियल में उसकी मौत हो गई, इसको लेके एक टीम का गठन करना चाहिए था, या जिम्मेवारी दी जाती किसी मजिस्ट्रेट को कि हाँ, मतलब कि इसकी जांच की जाए, अन्य वहाँ जो बचिया हैं उनसे पूछताछ किया जाए कि आखिर क्या वाकई में तबीयत खराब था, क्या अंदर की जो घिनौनी करतूत है वो सामने आ सकती थी। आखिर इसको लेके आप कोर्ट में तो एक आवेदन दे सकते हैं क्या इस मामले को लेकर? मामले में ट्रायल कोर्ट को पिटीशन दिया गया है, अब तक मुझे मालूम नहीं है कि क्या आदेश हुआ, किंतु इसमें न्यायालय का जो ट्रायल कोर्ट का, उसकी भूमिका तो थी, लेकिन वहाँ का जिला समाहर्ता का भी दायित्व बनता था कि उसमें जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करने के लिए ये करें, प्रक्रिया आरंभ करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये है प्रक्रिया कि वहाँ का जिला समाहर्ता इसके लिए भी जिम्मेदार हैं कि अगर उनके ज़िले में वो शेल्टर होम है तो उनका भी दायित्व बनता है। नेचुरल डेथ के मामले में, नेचुरल डेथ के मामले में ये होता है कि सब डिवीज़न लेवल STM उसमें मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
लेकिन देखिए सर, एक चीज़ है, वंदना गुप्ता पे हम लोग बात करें। वंदना गुप्ता पे अभी महिला थाने में 2 एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया। 25 तारीख को अगली सुनवाई भी है हाई कोर्ट में। इस पूरे मामले को लेके खुद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, लेकिन लापरवाहियों की बात कर ली जाए या कहें कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना की बात कर ली जाए, 11 डेट में बुलाया गया, वो नहीं आई। अगर बच्ची की तबीयत, संजीदा खातून की तबीयत खराब थी, कहीं और इलाज करा रही थी, इसकी भी सूचना कोर्ट को नहीं दिया। पोस्टमार्टम के समय भी उसी तरह का बिना अनुमति को प्राप्त कर ली। पोस्टमार्टम तो बिना न्यायालय के परमिशन के बिना करवा दिया गया है। ये घोर कितना संगीन कानूनी आरोप है, संगीन अपराध है अपराध है। आप ये सोच सकते हैं कि वो उनकी महात्माकांक्षा कितनी बढ़ गई थी, एक वार्डन की, कि एक न्यायालय के आदेश को लगातार अवज्ञा करती रही। अनुमति मांगती है, अनुमति प्राप्त नहीं होता है, फिर भी उसका पोस्टमार्टम करवा दिया जाता है। इससे ज़्यादा और परिणति क्या होगा? अब तो जिस प्रकार से जो लड़ाई है, इसको लेके आप आगे क्या करेंगे? देखिए, इस मामले में मैं क्योंकि जब जब अन्याय होता है, तमाम जो लोग हैं, जो कानून के एडवोकेट हैं, जो कहते हैं कि आप जब भी अन्याय होता है तो आपने आवाज़ बुलंद करने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से वंदना गुप्ता के तमाम कुकर्म हैं, लगातार जो बेटियां हैं वो अत्याचार सह रही थी, और जिसने भी आवाज़ उठाने का काम किया उसके मुंह दबाने का काम किया, जिस प्रकार से पीड़िता का आरोप है, इसको लेके अब आगे की क्या प्रक्रिया है? देखिए, चूंकि ये ट्रायल कोर्ट में ये केस सब जुडिस है और ट्रायल चल रहा है, तो पहले तो मैं जदोजहद अपने ट्रायल कोर्ट से करूँगा। इस मामले में ट्रायल कोर्ट से मैं अन्याय करूँगा, विनय करूँगा, पिटीशन फाइल करूँगा, ताकि मुझे प्रॉपर जस्टिस मिल सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट फाइल करूँगा श्रीमती वंदना गुप्ता के विरुद्ध, कि उनकी डायरेक्ट इस मामले में अगर कहा जाए तो संलिप्तता है। उनकी गतिविधि के कारण उस लड़की की मृत्यु हुई है तथा कथित हत्या हुई है, ये मैं करूँगा। और जो उसके परिजन हैं, विक्टिम की परिजन, उसको पर्याप्त क्षतिपूर्ति भी मिले। लेकिन अब तक ऐसा सरकार ने भी कुछ नहीं की है कि उसको, उसकी पीड़िता के जो परिजन हैं, उसको उचित मुआवजा मिल सके। ऐसा तो न्यायालय ने नहीं किया है और न गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कुछ किया। सर, जब इस तरह के मामले आते हैं और क्रिमिनल रीड किया जाता है, तो आखिर क्रिमिनल रीड मतलब क्या होता है, किस प्रकार से फिर आगे की प्रक्रिया रहती है कानून? देखिए, क्रिमिनल रीड का हिंदी शब्द होता है आपराधिक याचिका। न्यायालय का इनहेरेंट पावर है कि कोई भी मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में डायरेक्टली आती है तो प्राइमा फेसी देखते हुए जो दोषी होते हैं उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए जो प्रॉपर अथॉरिटी है उसको डायरेक्ट करे, यही है, और उचित कार्रवाई हो सके, लड़ाई जारी रहेगी। मैं संजीदा खातून को जस्टिस दिलवा कर रहूँगा और मिलेगी। लेकिन सीधे तौर पे ये वकील डॉक्टर महेश जी थे, जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोर्ट ने कई बार जो संजीदा खातून थी उसको कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए कोर्ट के तरफ से आदेश दिया गया था, लेकिन किस प्रकार से कोर्ट के आदेश समन दिया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना वंदना गुप्ता करती रही। और सीधे तौर पे जिस प्रकार से पटना शेल्टर होम में संदिग्ध अवस्था में संजीदा खातून की मौत हुई थी, उसे तथाकथित आप हत्या कह सकते हैं। इस पूरे मामले को लेके कोर्ट में क्रिमिनल रीड किया जाएगा और लड़ाई जो है आर पार की वो जारी रहेगी। कैमरामैन पंकज के साथ रोहित, NBC 24 पटना।